हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम जो है जनरल साइंस का पार्ट 1 लेक्चर वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें जो है जनरल साइंस के जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा फिजिक्स यानी भौतिकी से क्वेश्चन रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बहुत सारी कंपटीशन के लिए, जैसे में एसएससी, रेलवे, बैंक, अग्निवीर, अग्निवीर में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए ये जो है काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और एक एक पॉइंट को भी नोट करते जाइए, ठीक है। देखिए, फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है ना। अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में ज़्यादा अध्ययन किया उन्होंने, और जीव विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट को उन्होंने जो है निकाला, इसलिए उनको जो है जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान का जनक किसको कहता है? तो जीव विज्ञान का जनक लेमार्क को कहता है। सॉरी, यहाँ पे जंतु विज्ञान है, तो जंतु विज्ञान का अगर कहेगा जनक कौन है तो लेमार्क हो जाएगा, और जीव विज्ञान का जनक कौन है या फादर कौन है तो अरस्तु हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। तो जैव जैव विकास का मतलब जीवन से संबंधित जो विकास है उसके बारे में सबसे पहले हिप्पोक्रेटस ने ही समझाया था, ठीक है। ये जीवन क्या है, जीवन का विकास कैसे हुआ, मतलब इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा विस्तृत जो है रूप से समझाया था हिप्पोक्रेटस ने, इसलिए जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था हिप्पोक्रेटस ने। वनस्पति विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस जो है उन्होंने पेड़ पौधा के बारे में उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया और बहुत बहुत ऐसा सच्चाई को उन्होंने निकाला, ठीक है, इसलिए उनको जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किन्हों कहा जाता है? तो जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री जो साइंस है उसका जनक लेबोआजियर को कहता है, ठीक है ना। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है, लेबोआजियर को। मानव का विकास मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैस के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यानी जो है डिफ्यूजन ऑफ जो गैस होता है, गैस की जो विसरण होता है, तो वो किस नियम से वो कोई किसी भी गैस का जो विसरण होता है उस गैस के विसरण का क्या नियम है, उनका प्रतिपादन ग्राहम ने किया था, ठीक है। अच्छा, ग्रहों की यहाँ लिखा हुआ है 8 नंबर में जो क्वेश्चन है 8 नंबर में कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जॉन केपलर ने किया था, याद रखेंगे इसे, ठीक है। भी यही क्वेश्चन है। उसके बाद ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। इसके बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे आपको। ई क्या है? ई एक एनर्जी है। तो आइंस्टीन ने कहा था कि दुनिया के हर वस्तु को जिसमें द्रव्यमान है उसको हम पूरा का पूरा उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी भी इस पर जो है संशोधन चल रहा है, अभी भी इस पर जो है शोध चल रहा है। वैज्ञानिकों ने उसको 100% एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया है, लेकिन इतना तक तो जरूर उनको विश्वास है कि दुनिया का हर वस्तु पूरे के पूरे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। आइंस्टीन ने ही समीकरण को दिया था ई बराबर एम सी स्क्वायर, और एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और सी बराबर जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ये समीकरण आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद है जड़त्व के नियम। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? तो जड़त्व का नियम का खोज गैलीलियो ने किया था। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु की जो आरंभिक अवस्था होता है उसको उसका जड़त्व कहते हैं। जैसे कोई अगर वस्तु गति में है तो अपनी गति की ही स्थिति को बनाए रखना चाहती है तो उसको उसका उसका जड़त्व क्या है? तो गति के जड़त्व है। कोई वस्तु अगर विराम में है तो अपनी विराम की ही अवस्था को बनाए रखना चाहती है तो उसका जड़त्व क्या है? तो विराम का जड़त्व है। यानी जो जिस फेज में है वही फेज बनाए रखना चाहता है कंटिन्यू, उसको उसका हम जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो इस जड़त्व के नियम का खोज गैलीलियो ने दिया था। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन जब बचपन में जब क्रिकेट के मैदान में जो बैठे हुए थे, वहाँ पे एक आम का पेड़ था और उस वृक्ष के नीचे बैठे थे। वो आम या एप्पल का शायद पेड़ था वो। तो ऊपर से जब वो फल नीचे आया तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये फल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर ही क्यों नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, कारण क्या है? तो इसके लिए उसके बारे में उन्होंने काफ़ी थिंकिंग किया, काफ़ी सोचा। बाद में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के एक नियम का प्रतिपादन किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी उस फल को अपनी तरफ खींचती है। जिस बल से खींचती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया, ठीक है। उसके बाद है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। कौन है? तो डार्विन है।
प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन को कहता है। डार्विन के एक वैज्ञानिक थे। उसके बाद क्वेश्चन है 13 नंबर में जो क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। याद रखेंगे, कुछ नाम जो है अजीब सा नाम है, बट इसको याद रखेंगे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। ठीक है, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो डार्विन ने किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। भी यही क्वेश्चन है। उसके बाद आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा, यानी जो आनुवंशिकता की जो साइंस है उसको आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स किसने कहा था, तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। उसके बाद है आनुवंशिकी पर उत्परिवर्तन किस में होता है, तो क्रोमोसोम्स में होता है। क्रोमोसोम्स को इंग्लिश में, हिंदी में हम गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, गुणसूत्र में एक जीन होता है। जीन छोटा एक संरचना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और जीन माता पिता के पैतृक गुणों का वाहक होता है। ठीक है ना, तो ये होता है आनुवंशिक उत्परिवर्तन किस में होता है, तो क्रोमोसोम्स में होता है। आनुवंशिक उत्परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स पर जो छोटा संरचना होता है जीन, उसमें एक आनुवंशिक गुण को ट्रांसफर करने का एक क्षमता होता है। इसलिए कहा जाता है कि आनुवंशिक उत्परिवर्तन क्रोमोसोम्स में होता है। ठीक है। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। याद रखेंगे। उसके बाद है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो बीटल एवं टैटम ने किया था। बीटल एवं टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। वीवीआई क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन काफी वीवीआई है। खून यानी ब्लड का रंग लाल किसी कारण होता है, तो ब्लड में एक हीमोग्लोबिन नामक एक क्या होता है, तो एक पिगमेंट होता है या एक वर्णक होता है जिसके कारण ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर जो रक्त को जमने से हिपैरिन नामक प्रोटीन रोकता है। अगर ये हिपैरिन नामक प्रोटीन नहीं होता तो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो जम जाएंगे, और जब जम जाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं, आदमी डेड कर सकता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ज़्यादा भी हो जाता है हिपैरिन की मात्रा, अगर आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगा वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगा तो अगर कोई भी हमारे पार्ट पर कहीं भी अगर कोई ऑर्गन कट जाता है अब तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा और वो रुकेगा नहीं। ठीक है, इसलिए जो है हिपैरिन नामक एक प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। उसके बाद है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है, तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले जो तत्व है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है, लोहा है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन के कारण ही खून लाल होता है और वो हीमोग्लोबिन में एक लोहा होता है, लोहा एक पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का, किसका यौगिक है, तो प्रोटीन का यौगिक है। उसके बाद किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता, तो हीमोफीलिया रोग में जो है खून का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो जाता है उसको ये प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई भी अंग उसका कट जाता है तो उसका ब्लीडिंग नहीं रुकता है, वो ब्लड जो है उसका फ्लो होते रहता है। ठीक है, तो इसलिए वो हीमोफीलिया जो है रोग के कारण होता है वो। उसके बाद है शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर ब्लड को जमने से कौन रोकता है, तो हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है रोकता है। ठीक है, किसके द्वारा हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है, तो हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा किया जाता है। यानी जो हिपैरिन प्रोटीन हमारे ब्लड को जमने से रोकता है उसका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो यकृत यानी लीवर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है, तो रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड का एक पार्ट होता है प्लेटलेट्स। ऐसे ब्लड में का पार्ट कौन कौन होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और एक तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, वो प्लेटलेट्स क्या होता है, तो रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है। जैसे हमारा कोई ऑर्गन कहीं कट गया, ब्लीडिंग हो रहा है, तो वहाँ तुरंत रक्त का थक्का हो जाता है। जब थक्का जम जाएगा तो ब्लड का ब्लीडिंग रुक जाएगा। ठीक है, इसलिए वो प्लेटलेट्स का उसका भूमिका ज़्यादा होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, प्लेटलेट्स की मृत्यु जो होती है प्लीहा में हो जाती है। क्या होती है, तो प्लीहा में प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा में होता है। ये जो प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा में होती है। ठीक है, तो टोटल 28 क्वेश्चन था। हमने एक एक क्वेश्चन का जो है जो अध्ययन किया और प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में कुछ हमने बताया भी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और जो है याद भी हुआ होगा आप लोग को।
बस आप लोग जो कॉपी में नोट किए हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, और अगर डेली आप इतने इतने क्वेश्चन आप याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आने वाले टाइम में आपके पास इतना सारा भंडार हो जाएगा कि आप हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है आपके पास क्षमता रहेगा उसे निकालने का। ठीक है, तो इतना पर मैं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय एडुटेक विराट।